आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स अ बॉडी बी देन चार्ज ऑन बॉडी बी में बी। यहाँ कहा गया है कि बॉडी ए जो है वो दूसरी बॉडी बी को अट्रैक्ट कर रही है। अब कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट तब करती है जब उन दोनों पर अपोजिट नेचर का चार्ज हो, या एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट तब करती है जब दूसरी वाली बॉडी अनचार्ज्ड हो, यानी कि न्यूट्रल हो। सो यहाँ पर जो आंसर बनते हैं वो होंगे, अगर ए बी को अट्रैक्ट कर रही है तो या तो बी पर ए का बिल्कुल अपोजिट चार्ज है यानी कि नेगेटिव, और या फिर बी न्यूट्रल है यानी कि उस पे जीरो चार्ज है। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शंस बी एंड सी। सेकेंड न्यूमेरिकल है 5 styrofoam balls A, B, C, D and E are used in an experiment. Several experiments are performed on the balls and the following observations are made. यानी कि हमारे पास 5 छोटी छोटी इंसुलेटिंग बॉल्स थी। ये स्टायरोफॉर्म एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ उन एक्सपेरिमेंट्स से? ये देखा गया कि बॉल ए रिपेल्स सी एंड अट्रैक्ट्स बी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। थर्ड ऑब्जर्वेशन है अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड अट्रैक्ट बोथ ए एंड ई। और यहाँ ये भी बताया गया है कि ये जो स्टायरोफॉर्म बॉल है ये बहुत ही सेंसिटिव होती है चार्ज इंडक्शन के प्रति, यानी कि ये बड़ी आसानी से इंडक्शन के मेथड से चार्ज हो जाती है, और दूसरी चार्ज बॉडीज की तरफ ये अट्रैक्ट भी बड़ी आसानी से हो जाती है। तो हमें बताना है कि ये जो पांचों बॉल्स हैं ए बी सी डी ई, इन पर चार्ज है या नहीं, और अगर किसी बॉल पे कोई चार्ज है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब भी हमें बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने यहाँ पर इन 5 बॉल्स को कंसीडर कर लिया, ए बी सी डी एंड ई। तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बॉल ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट बी। देखिए, अगर कोई बॉल ए किसी बॉल सी को रिपेल कर रही है तो जैसे ही रिपल्शन आपके माइंड में आता है, आप देखते हैं कि दो चार्ज्ड बॉडीज या जैसी भी वो बॉडीज है, अभी हमें नहीं पता वो चार्ज है या नहीं, लेकिन उनमें रिपल्शन हो रहा है। देखिए, रिपल्शन देखते ही आप उसी समय समझ जाना कि ये दोनों बॉडीज चार्ज हैं, क्योंकि रिपल्शन केवल चार्ज बॉडीज के बीच में ही होता है। ओके, सो इतना तो पता लग गया कि ए और सी दोनों की दोनों चार्ज हैं, लेकिन इन पे कैसा चार्ज है ये हमें नहीं पता। रिपल्शन अगर हो रहा है तो या तो दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं या दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्योंकि रिपल्शन तो सेम नेचर के चार्जेस के बीच में होता है। लेकिन ए जो है वो बी को अट्रैक्ट भी कर रही है। तो अट्रैक्शन तब होता है दो बॉडीज के बीच में जब उन पे एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट चार्ज हो, या एक बॉडी उनमें से अनचार्ज हो। सो जो हमारी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उससे हम कुछ इस तरह का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और सी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो ए और सी डेफिनेटली चार्ज्ड हैं, और बी को ए अट्रैक्ट कर रही है तो बी जो है वो न्यूट्रल भी हो सकती है और उस पर कोई चार्ज हो भी सकता है, लेकिन इसके चार्ज का अभी हमें नेचर नहीं पता। इन दोनों की अभी पहली स्टेटमेंट में कोई बात नहीं हुई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, यानी कि डी जो है वो ई पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही। अगर दो बॉल्स के बीच में किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, इट मींस दोनों की दोनों न्यूट्रल हैं। साथ में यह भी देखा गया कि बॉल डी अट्रैक्ट्स बी। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई कि डी और ई दोनों की दोनों न्यूट्रल हैं, लेकिन बी को जो है वो डी अट्रैक्ट कर रही है। सो डेफिनेटली बी पर तो कुछ ना कुछ चार्ज है, जो कि हमने पहले वाले स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन निकाला था। सो क्योंकि डी और ई में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो डी और ई दोनों ही न्यूट्रल है। साथ में बी को जो है डी अट्रैक्ट कर रही है। सो फर्स्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी उससे हमने ये सोचा था कि बी पर कोई चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ कहा गया है कि डी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रही है। सो हमने ये न्यूट्रल वाला यहाँ पर जो हमारा विचार था ये हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि बी पर कुछ ना कुछ चार्ज तो जरूर है। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन देखिए, अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड
attracts both A and E, यानी कि अब इन रॉड्स के पास ये किसी नेगेटिवली चार्ज रॉड को लेकर के आए और क्या देखा गया कि A और E दोनों ही उस नेगेटिवली चार्ज रॉड से अट्रैक्ट हो रहे थे। अभी तक हमने ये देखा है कि A पर तो कुछ चार्ज है लेकिन E न्यूट्रल है, तो अगर A जो है वो उस नेगेटिवली चार्ज रॉड से अट्रैक्ट हो रही है तो डेफिनेटली A पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि A जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज रॉड से अट्रैक्ट हुई है, सो ऑब्वियसली उस पे चार्ज कैसा हुआ? पॉजिटिव। D और E की तो बात हो चुकी, ये न्यूट्रल हैं, यानी कि इन पे चार्जेस 0 हैं। अब रहती है बात B और C की। दोनों चार्ज्ड हैं ये तो श्योर है, लेकिन किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। उसके लिए आप क्या करिए, फिर से पहले वाले ऑब्जर्वेशन पर आइए। उसमें कहा गया था कि बॉल A रिपेल C एंड अट्रैक्ट B, यानी कि A जो है वो B को अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब A और B का चार्ज एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट है। अगर A पॉजिटिवली चार्ज है तो B ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज हुई। सो मैंने यहाँ B के लिए लिख दिया है कि वो नेगेटिवली चार्ज है। अब रहती है बात C की। देखिए बॉल A रिपेल C, दो बॉल्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है, मतलब दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है। A पर तो पॉजिटिव चार्ज था तो C पर भी पॉजिटिव चार्ज हुआ। सो ये है हमारा आंसर। A हमारी पॉजिटिवली चार्ज है, B नेगेटिवली चार्ज, C पॉजिटिवली चार्ज और D एंड E दे आर न्यूट्रल, यानी उन पे कोई चार्ज नहीं है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, इज इट ऑल्सो ट्रू फॉर मास? तो हमारा आंसर होगा नो। देखिए चार्ज तो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, लेकिन मास के लिए ऐसा नहीं है। कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका मास रिएक्टेंट्स की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाता है, और वो जो मास डीके हुआ है, जिसकी कमी आई है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब किसी यूरेनियम 235 के साथ कोई न्यूट्रॉन आकर के स्ट्राइक करता है, सो ये जो हमारा एटम है, ये जो इसका न्यूक्लियस है यूरेनियम U235 का, ये अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होते ही ये दो टुकड़ों में टूट जाता है, क्रिप्टॉन और बैरियम, और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। अब अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं यानी कि क्रिप्टॉन, बैरियम और ये 3 न्यूट्रॉन्स, इनका अगर मैं टोटल मास देखूं तो वो हमारे यूरेनियम U235 और हमारे इस न्यूट्रॉन, इन दोनों के टोटल मास से ये मास कम मिलेगा। सो मैंने यहाँ न्यूट्रॉन, यूरेनियम U235, बैरियम, क्रिप्टॉन और ये तीनों न्यूट्रॉन्स, इन सबके टोटल मासेस AMU में लिख दिए हैं। अब अगर मैं इस मास में से यानी कि क्रिप्टॉन, बैरियम और तीनों न्यूट्रॉन्स, इनके मास में से यूरेनियम U235 और स्टार्टिंग में जो न्यूट्रॉन इसके साथ आकर के टकराया था, इनके मास का डिफरेंस निकालूं तो ये मास डिफेक्ट, मास में आई ये कमी मुझे इतने EMU मिलती है, यानी कि 0.21342 AMU। और जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc², उसके अकॉर्डिंग ये मास की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वही एनर्जी ये चीज है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ मास का डिफेक्ट हुआ है, मास मतलब कंजर्व्ड नहीं रहा। सो हम ये कह सकते हैं कि मास इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन? सो इंडक्शन और कंडक्शन, ये जो चार्जिंग के दो मेथड्स हैं, इनमें मेनली 3 डिफरेंस है जो कुछ इस तरह से हैं। ये जो इंडक्शन मेथड है चार्जिंग का, इनमें जब हम एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो इनको आपस में टच नहीं करते, बल्कि दूर से ही, एक डिस्टेंस से ही चार्ज कर दिया जाता है अनचार्ज बॉडी को, यानी कि टच करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन जो मेथड है, इनमें एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के साथ टच करना पड़ता है। सेकंड जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरह से है। इन इंडक्शन टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड व्हाइल इन कंडक्शन इट चेंजेस। अब देखिए जब मैं एक चार्ज बॉडी को, मान लीजिए ये कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और इसको मैं किसी अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के गया, तो इंडक्शन में होता क्या है, जैसे ही हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास लेकर के जाते हैं तो इस अनचार्ज बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़े रीअरेंज हो जाते हैं। होगा क्या,
इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस अनचार्ज बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये किनारा थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन इस पे नेट चार्ज देखा जाए तो अभी भी 0 है। सो द बॉडी रिमेन्स अनचार्ज्ड। नेट चार्ज उस पे कितना है, टोटल चार्ज कितना है, 0। वाइल इन कंडक्शन इट चेंजेस। इसकी बात क्यों हुई? अब अगर मैं एक चार्ज बॉडी को, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज ही है, इसके पास मैं कोई न्यूट्रल बॉडी लेकर के आता हूं, अब इन दोनों को मैं किसी वायर के माध्यम से जोड़ देता हूं, तो होगा क्या, कुछ पॉजिटिव चार्ज इस वायर से फ्लो करता हुआ इस न्यूट्रल बॉडी के पास चला जाएगा। एक्चुअल में होगा क्या, ये न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस चार्ज बॉडी पर चले जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा और इस बॉडी पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हुआ क्या, कंडक्शन में क्या होता है, चार्जेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन इंडक्शन में टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड और लास्ट जो डिफरेंस है वो है, इन इंडक्शन इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट इन नेचर टू दैट ऑफ द सोर्स चार्ज, व्हाइल इन कंडक्शन चार्ज ऑन टू बॉडीज फाइनली इज ऑफ द सेम नेचर। इंडक्शन में क्या होता है, अगर मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से इंडक्शन की मदद से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना चाहता हूं, तो इस पे अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, यानी ये अगर पॉजिटिवली चार्ज थी तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन कंडक्शन में ऐसा नहीं होता। अगर मैं एक चार्ज बॉडी के पास दूसरी अनचार्ज बॉडी लाऊं, किसी वायर के माध्यम से कनेक्ट कर दूं या इनको आपस में टच भी कर दूं, तो इस पर भी पॉजिटिव नेचर का चार्ज ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a glass rod is rubbed with silk, it acquires positive charge because protons are added to it, protons are removed from it, electrons are added to it, या फिर electrons are removed from it। देखिए ग्लास रॉड के बारे में क्या कह रहे हैं, if a glass rod is rubbed with silk, it acquires a positive charge। तो ये कह रहे हैं कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया है, और किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, यानी कि उससे रिमूव कर दिए जाएं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से सबसे सुटेबल जो ऑप्शन है, प्रोटॉन्स आर एडेड नहीं, प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। ग्लास रॉड पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। सो आंसर इज डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल, अ चार्ज ऑफ दिस मच is developed on polythene. What is the amount of mass which is transferred to polythene? देखिए पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, मान लीजिए ये एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, इस पर क्या आए हैं जी, इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो उस पर चार्ज आया है। अब अगर इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कहीं से पॉलीथीन पर, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो वो अपना मास लेकर के भी तो आएंगे। सो ऑब्वियसली पॉलीथीन पे कुछ मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो वो मास कितना आया है ये डिसाइड करने के लिए पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस पॉलीथीन पर जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो संख्या में कितने आए हैं, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आकर के इस पॉलीथीन पर बैठ गए हैं। जब हमें इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का पता लग जाएगा, तब हम एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है यानी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, उससे इस इलेक्ट्रॉन की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पॉलीथीन पर आए टोटल मास का पता चल जाएगा। अब क्योंकि हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू Ne होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड N इक्वल्स टू Q अपॉन E। देखिए ये हमने यहां से लिया है, N अगर निकालना है तो ये जो E है वो Q के डिवीजन में चला जाएगा। Q यानी कि चार्ज जो पॉलीथीन पे आया था उसकी वैल्यू थी -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और E की वैल्यू हम जानते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिवाइड करने पे हमें ये नंबर मिला। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उस पॉलीथीन पर आए हैं। सो फाइनली mass of transferred electrons will be equal to n multiplied by mass of one electron. So यहाँ मैंने n को, जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, उसे मैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मुझे मिलता है ये रिजल्ट 11.38 इंटू 10⁻⁻19 किलोग्राम, यानी कि इतना मास उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ उस पॉलीथीन पर आ गया है। लास्ट और सेवंथ न्यूमेरिकल, 10⁻12 अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में हीलियम का न्यूक्लियस होता है, पर सेकेंड फॉल्स ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर। कैलकुलेट टाइम इन विच स्फीयर गेट्स चार्ज्ड बाय 2 माइक्रोकूलम। यानी कि एक स्फीयर है और उस पर लगातार अल्फा पार्टिकल्स आ करके
स्ट्राइक कर रहे हैं, उस पे आते जा रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड आ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि 2 माइक्रो कूलाम चार्ज उस स्फीयर पर इकट्ठा होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। सो ये देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहली बात, चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल दिस इज इक्वल टू 2e, एक्चुअली प्लस 2e। देखिए अल्फा पार्टिकल जो होता है, मैंने बताया वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो उसके अंदर बचा क्या? हीलियम का जो फॉर्मूला है 2He4। अब आपने कहा कि ये उसका न्यूक्लियस है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, तो बचा क्या न्यूक्लियस में? 2 तो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता नहीं, बचे कौन? प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, यानी कि ये वाला नंबर जस्ट प्लस का। इसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर को, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम को हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और क्योंकि इसके न्यूक्लियस में यानी कि अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज हुआ 2E। अब हम ये मान लेते हैं कि T सेकंड लगते हैं इस काम को होने में, यानी कि उस स्फीयर पर 2 माइक्रो कूलाम चार्ज इकट्ठा होने में टोटल जो टाइम लगता है वो T सेकंड का लगता है। तब मैं ये कह सकता हूं कि 10⁻12 मल्टीप्लाइड बाय 2e मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलाम। देखिए 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं 1 सेकंड में, तो t टाइम में कितने आए? 10 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय t। और हर एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 2e। तो टोटल चार्ज हुआ ये, और ये चार्ज होना कितना चाहिए? 2 माइक्रो कूलाम। तो यहां से हम t की वैल्यू निकालते हैं। सो यहां से t की वैल्यू मुझे मिलती है 10⁻⁻6 डिवाइड बाय दिस नंबर, जो सॉल्व करके मुझे मिलता है 6.25 सेकेंड्स, यानी उस स्फीयर पर 2 माइक्रो कूलाम चार्ज इकट्ठा होने में लगभग 6.25 सेकेंड लगेंगे।